नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का हितैषी बनने की हर पार्टी कोशिश करती है। इसकी वजह है दलित वोट बैंक पर नजर। हर पार्टी चाहती है कि उससे दलित वोट बैंक ना छिटके ताकि सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचा जा सके। ये बात अलग है कि आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से क्यों इस्तीफा दिया। जिन्होंने संविधान लिखा वो आखिर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए क्यों मजबूर हुए और 1990 तक भारत रत्न से क्यों वंचित रखा गया। इसका जवाब कोई नहीं देने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि हर पार्टी दलित हितैषी और अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलने की बातें जरूर करती है। एक बार फिर से अंबेडकर के नाम पर देश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक हो हल्ला कर रही है, तो बीजेपी भी कांग्रेस को जोरदार जवाब दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर कई सवाल दागे और कहा कि जो मुद्दा लेकर आज कांग्रेस चल रही है उस मुद्दे को कांग्रेस को आजादी के बाद उठाना था। कांग्रेस नेताओं ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया। कांग्रेस को बाबा साहेब का इस्तीफा सार्वजनिक करना चाहिए ताकि खुलासा हो कि बाबा साहेब ने इस्तीफा दिया था तो उसमें क्या लिखा था। सीएम ने कांग्रेस को एक के बाद एक पुराने काम याद दिलाए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ये सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए कर रही है और क्या इससे कांग्रेस का दलित वोट बैंक मजबूत होगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। मंत्री पद से जो बाबा साहब ने इस्तीफा देने को मजबूर किया, इस्तीफे के बाद सदन में बोलने तक नहीं दिया। कांग्रेस बिना सत्ता के नहीं रह सकती, सत्ता लोलुप है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है चर्चा में आशीष चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है आशीष जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी। योगेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। खास मुद्दा है आशीष जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है। जहां जयपुर में प्रदर्शन होता है, आज कोटा में भी इसी तरह से प्रदर्शन किया गया और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस चल रही है और पलटवार बीजेपी कर रही है। आज सीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बातों का जिक्र किया, लेकिन सवाल यहां पर यह कि क्या वाकई में अंबेडकर सिर्फ आज मुद्दा बनकर रह गए हैं या सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए ही दोनों तरफ से इस तरह के प्रहार किए जा रहे हैं। क्यों आज याद आई अंबेडकर की? श्वेता जी, अंबेडकर जी उन महानायकों में हैं जिन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया और देश में दलितों को, पीड़ितों को, वंचितों को जो उनका हक था उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और जो आज हक मिल रहा है आरक्षण का वो उनके कारण ही मिल रहा है। श्वेता जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो इसलिए की कि अगर हम देखें तो पिछले 11 साल से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरी बार हमको जनादेश मिला है और कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी। श्वेता जी, अगर आपको ध्यान हो तो लोकसभा चुनाव के पहले कि आरक्षण को लेकर के और संविधान को लेकर के, और तीसरी बार इनको लगातार जनता ने नकार दिया। तो कांग्रेस क्या हो रही कि बौखला गई है। जो प्रश्न आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े किए, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता उनका जवाब दें। ये फैक्ट है कि कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी रही है, दलित विरोधी रही है, ओबीसी विरोधी रही है, आरक्षण विरोधी रही है। जहाँ तक अंबेडकर जी का बात है, सबको पता है, ये हिस्ट्री है, इतिहास है कि उन्होंने 1952 में उनको रिज़ाइन करना पड़ा और 1952 के चुनाव में, 1954 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा किया और उनको हराया। ये एक फैक्ट है। जहाँ तक भारत रत्न की बात है श्वेता जी, मैं आज भारत रत्न की लिस्ट लेकर के आया हूँ यहाँ पर और मैं उस तमाम नाम पढ़ रहा हूँ, चाहे नेहरू जी का नाम हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी का हो, चाहे इंदिरा गांधी जी का हो। नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस ने, उन्होंने स्वयं ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में अपने आप को भारत रत्न दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बताना चाहिए कि क्या कारण रहा कि देश की आज़ादी के बहुत लंबे समय तक अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिला और जब भारत रत्न मिला 1990 में, तब जो केंद्र में सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार थी। ये फैक्ट्स हैं।
ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए श्वेता जी कि कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में 1967 तक देश के अंदर केंद्र में भी और सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस ने अगर एक भी जगह अंबेडकर जी का स्मारक बनाया है तो बताइए। अंबेडकर जी के नाम पर जो स्मारक बने वो उन कार्यकाल में बने जहां पे कांग्रेस का शासन नहीं था। जहां तक देश की बात है, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में हमने संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाने का निर्णय लिया। अंबेडकर जी जिन जिन स्थानों पर रहे, चाहे हम बॉम्बे की बात करें, चाहे लंदन की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे महू की बात करें इंदौर में, उन सभी जगहों पर हमने आपकी इन बातों से ये नजर आता है, क्योंकि ये जो सवाल है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर कि किसने सम्मान किया और किसने अपमान किया, और इसलिए ये सब सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने भी उठाया। लगातार बीजेपी की तरफ से भी दिग्गज यही सवाल उठा रहे हैं और आपने भी अभी इसका जिक्र किया। राजेंद्र जी, सबसे पहले इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि यही बातें बार बार कही जा रही है और आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लाठियां भी खा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर आप लोग को रोकने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ होता है क्योंकि मुद्दा ये है, सड़कों पर आप उतरे हैं। लेकिन ये जो दो अहम सवाल है कि क्यों नहीं दिया गया भारत रत्न, अगर वाकई में आप चाहते थे कि सम्मान मिले, और या वाकई में आप लोग जो कह रहे हैं कि हमने ही सम्मान दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, दूसरा इस्तीफा लेने की भी बात है, और भी कई अहम सवाल उठाए। लेकिन दो सवालों का जवाब मैं सबसे पहले चाहूंगी, इसके बाद आप अपनी बात रखिए। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आज जो विचारधारा सत्ता में है, संघ की और बीजेपी की, पहले जनसंघ था, हिंदू महासभा थी या जो भी थे, और बाबा साहब की विचारधारा में क्या सामंजस्य है। एक अगर उत्तर ध्रुव है तो दूसरा दक्षिण ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच में वैचारिक रूप से कोई साम्यता नहीं है। तीन सवाल मेरी तरफ से है। पहले जवाब तो दे दीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, मैं ये समझता हूं कि जितना भी इनके मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला, उससे पहले जेपी नड्डा जी ने भी झूठ बोला, उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, उससे पहले गृह मंत्री जी ने भी झूठ बोला और संसद के अंदर झूठ बोला। क्या झूठ? और तमाम बातें बाबा साहब को लेकर जो बोली इन्होंने, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। अब ये कहते हैं साहब बाबा साहब को मतलब भारत रत्न नहीं दिया। बाबा साहब को भारत रत्न दिया वीपी सिंह सरकार ने, जो कि जनता दल की सरकार थी, और उसके बाद में उसी वीपी सिंह की सरकार को जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करना चाहते थे तब उस सरकार को गिरा दिया। तो यह भी साबित होता है कि भाजपा पूरी तरीके से मतलब ओबीसी विरोधी है। दूसरी बात ये कहते हैं साहब बाबा साहब के नाम से इस देश के अंदर करीबन 15-16 विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय इन्होंने 2016 में बनाया, उससे पहले के हैं तमाम विश्वविद्यालय, और तो और 20 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, 4 रेलवे स्टेशन है, 13 संग्रहालय और 20 से अधिक अस्पताल है राष्ट्रीय स्तर के। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं साहब बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस देश के लिए आज जब भारत की और पाकिस्तान की तुलना करते हैं ना, तो हमें एक बेसिक डिफरेंस पूरी दुनिया को पता है कि भारत के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने, जो कि पाकिस्तान में नहीं थे। तो पाकिस्तान आज किस जगह है वो चीज इनको समझनी चाहिए। आज ये कह रहे हैं साहब, आपको पता होगा 11 दिसंबर 1949 को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर ये स्वामी कृपात्री महाराज और संघ के लोग, आरएसएस के लोग और हिंदू महासभा के लोग बाबा साहब का हिंदू कोड बिल जो लागू करना चाहते थे बाबा साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पुतले फूंके, दोनों के मुर्दाबाद के नारे लगाए, और उसके बाद में और तो और 2 नवंबर 1949 को संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में यह छपा कि बाबा साहब हिंदू विरोधी है और विद्रोही है, जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये हिंदू कोड बिल लाना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में चुनाव लड़ते हैं, उनके सामने इन्होंने एमएस गोलवलकर की पहल पे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को खड़ा किया फूलपुर से। बाबा साहब मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुझे हारने का कोई डर नहीं रहेगा, लेकिन मैं हिंदू कोड बिल, जो कि बाबा साहब का सबसे प्रिय था, और बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल नहीं लागू हुआ 1949 के अंदर इनके विरोध के बाद में, तब बाबा साहब ने दुखी होकर इस्तीफा दिया था। और तो और 1952 के अंदर चुनाव के अंदर जब उनकी हार हुई
तो उन्होंने ऐसे डांगे करके कम्युनिस्ट नेता थे और वीडी सावरकर, उन दो लोगों को जिम्मेदार ठहराया। और सुनिए, अप्रैल 1952 के अंदर मतलब मुंबई के अंदर हमारी सरकार थी, मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री थे, राज्यसभा के अंदर पहला कार्यकाल दिया। ये 70 साल पुरानी बातें, अप्रैल 1956 के अंदर राज्यसभा का दूसरा जिक्र भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल शुरुआती दौर की। लेकिन इन 70 सालों में सम्मान की अगर बात हो रही है, किसने उसका फेवर किया? ये नहीं, आपने बिल्कुल शुरुआती तौर पे आंकड़े दिए। सुनिए, योगेंद्र जी का एक बार रुक करते हुए वापस आपसे जवाब लूंगे इसका। योगेंद्र जी, योगेंद्र गुप्ता जी, हम लेके आए राइट टू आज इंफॉर्मेशन, कांग्रेस, ठीक है, आज कांग्रेस संसद में भी देखिए हंगामा कर रहे, सिर्फ अंबेडकर एक मुद्दा बनकर रह गए। अब एक सवाल ये उठता है कि सिर्फ दलित वोट बैंक को साधने के लिए ये इतना हो हल्ला हो रहा है, अचानक क्यों अंबेडकर की आदत? क्योंकि संसद में जो अमित शाह ने बयान दिया उसके बाद एक मुद्दा मिला, या फिर वाकई में अपने वोट बैंक को बचाने की कवायद है, या इसको किसी और चश्मे से देखा जाए? विराम इसमें कब लगेगा? और सम्मान अपमान की बात है तो कौन आगे है? क्योंकि दोनों तरफ से यही दावे किए जा रहे कि हमने ही सम्मान दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखो श्वेता, पूरी तरीके से खारिज राजनीति हो रही है। जहां तक सम्मान का सवाल है तो किसी महापुरुष का या किसी भी व्यक्ति का असम्मान क्यों होना चाहिए? कांग्रेस ने ज्यादा सम्मान नहीं किया, कम सम्मान किया, इसलिए भाजपा को अधिकार मिल जाता है कि वो कम सम्मान करे या ज्यादा सम्मान करे, या भाजपा ने कुछ अपमान किया तो कांग्रेस को अधिकार मिल जाता है कि किसी का अपमान करे। ये राजनीति का हो नहीं सकती है। यहाँ पर जो हो रहा है वो शुद्ध राजनीति है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर संविधान की बात करने के बाद में कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली विपक्षी दलों को, और भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। तो एक बात अच्छी तरह से विपक्षी दल को समझ में आ गई है कि संविधान और जो दलित वोट है वो ऐसा है कि अगर उससे एक किया जाए तो आने वाले चुनाव में फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन जब अभी पिछले चुनाव हुए हरियाणा के, महाराष्ट्र के, वहां पर मुद्दे कुछ और हो गए और विपक्षी दल को उतनी सफलता नहीं मिली। अब ये जो मुद्दा उठा है, ये मुद्दा खालिश राजनीति हो रही है। और आप देखिएगा, ये जो राजनीति हो रही है, राजनीति सिर्फ ऐसा नहीं आज चलेगी, अगले लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे को जीवंत रखा जाएगा। और जीवंत रखने के बाद में अगले लोकसभा चुनाव आप देखेंगे कि हर चुनावी रैली के अंदर बाकायदा अमित शाह की वो जो 11 सेकंड क्लिपिंग है उसको सुनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बाबा साहब के संदेश थे, जो बाबा साहब ने कहा है, हम उस पर चलने की बात करें या उनके मान अपमान की बात करें? क्योंकि मान अपमान तो किसी को परमिशन नहीं करने की। तो यहां पर पूरी खालिश राजनीति हो रही है, और दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी को डर ये है कि अगर लोकसभा चुनाव के योगेंद्र जी, इसी को लेकर एक ऑनेस्ट रिप्लाई चाहूंगे आपसे कि ठीक है, दोनों ही दल बात अंबेडकर की कर रहे हैं, उनके विचारों की कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं, उनके विचारों की पालना कर कौन रहा है दोनों पार्टियों में से? नहीं, कोई कर रहा है क्या? और उन दोनों ही पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, बड़ी पार्टी जो आमने सामने है, क्या उनके विचारों की पालना की जा रही है? क्या वो अपने आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं? क्या दलित समाज के उत्थान को लेकर गंभीर है? किसको आप देख रहे हैं? मैंने कहा, या वाकई में ये सिर्फ मुद्दा है, दलित वोट बैंक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं? अकाउंटेबिलिटी ये होनी चाहिए कि कांग्रेस ने अपने 55 सालों के अंदर दलितों का कितना उत्थान किया। अकाउंटेबिलिटी ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब सरकार आई तब दलितों के लिए क्या किया। लेकिन क्या इसके लिए कोई बात की जा रही है? क्या इसके लिए कोई डेटा दिया जा रहा है? कुछ नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ कुल मिलाकर बात हो रही है कि किसने ज्यादा अपमान किया। होना ही चाहिए था कि किसने ज्यादा उनकी बातों का, उनके आदर्शों का सम्मान कर करके और दलितों को आगे पहुंचाया। ये मुद्दा तो कोई बोलता नहीं किसी डिबेट के अंदर। तो खालिश राजनीति है। एक पार्टी सोच रही है कि इस मुद्दे पर हम दलितों के वोट को खींच लेंगे, दूसरी पार्टी सोच रही है कि इस मुद्दे पर कहीं हमारा वोट बैंक खिसक नहीं जाए। और जब तक ये रहेगा तब तक आप देखिएगा इस मुद्दे को दोनों ही पार्टियां गर्म करती रहेंगी। ठीक है आशीष जी, अब दोनों ही पार्टियां, देखिए ये मुद्दा इसलिए भी आ रहा है कि अपमान हमने किया, सम्मान, एक तरफ से सवाल उठते दूसरी तरफ से जवाब दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जगह जगह, जहां पे भी ये प्रदर्शन करेंगे वहां से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब दिया जा रहा है। ये सब क्यों? देखिए श्वेता जी, मैं बात प्रारंभ करता हूं। अभी बीच में योगेंद्र जी ने जिक्र किया था कि लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, फिर उन्होंने असेंबली इलेक्शन का जिक्र किया। श्वेता जी, भ्रम होता है ना, भ्रम की एक आयु होती है, बहुत सीमित आयु होती है। भ्रम को आप लगातार जनता के बीच में फैला नहीं सकते हैं। लोकसभा में एक नैरेटिव सेट किया, उसके कारण थोड़ा सा भ्रम हुआ जनता में, लेकिन जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, तो भ्रम दूर हो गया, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है। कांग्रेस ने से हमने जो प्रश्न पूछे, आपने भी पूछने की कोशिश की श्वेता जी, लेकिन उसका जवाब अभी तक आया नहीं। कांग्रेस के लगभग 54 साल देश में प्रधानमंत्री रहे, नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी। तो ये बताना चाहिए देश की जनता को कि इनमें से कितने दलित थे, इनमें से कितने ओबीसी थे। कांग्रेस का इसके पास कोई जवाब नहीं है। योगेंद्र जी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न खड़ा किया यहाँ पे कि ये दोनों पार्टियों को बताना चाहिए कि दलितों के लिए किसने कितना काम किया। वो आंकड़े सामने आने चाहिए।
तो दलितों के लिए योगेंद्र जी जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट था वो 1100 करोड़ रुपए सालाना था, वो आज बढ़कर के 6500 करोड़ से अधिक हो गया है। चाहे हम एकलव्य स्कूल की बात कर लें, चाहे हम स्टार्टअप इंडिया की बात कर लें, चाहे स्टैंड अप इंडिया की बात कर लें, वो तमाम चीज़ें चल रही है। चाहे हम मुद्रा लोन की बात कर लें और जो सब्सिडी मिली है जिसमें गरीब कल्याण हुआ है, तो गरीब कल्याण में कितने ऐसे दलित हैं, कितनी महिलाएं हैं जिनका कि पिछड़े लोग हैं जिनको कि इससे बेनिफिट मिला है, वो सारी चर्चाएं यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस क्या है कि मुद्दों को भटकाती है। मतलब ये भी जो किया ना, अगर कांग्रेस में दम है तो पूरा स्टेटमेंट दिखाए। आप 11 सेकंड क्यों दिखाते हैं, आप पूरा 2.5 मिनट का क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि वो जो प्रश्न खड़े किए गए हैं उसका उत्तर इनके पास नहीं है। अभी एक और बात की थी, मंडल आयोग की बात की कि साहब मंडल की सिफारिश के कारण हमने समर्थन वापस लिया, तो ये फैक्ट है कि हमने मंडल का समर्थन किया था। और आपके जो उस समय के नेता प्रतिपक्ष थे राजीव गांधी जी, उन्होंने उसका संसद में विरोध किया था, ये भी फैक्ट है। और जहां तक मंडल की बात है श्वेता जी, तो आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को पता पड़ना चाहिए कि 1953 में काका कालेलकर रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आती है। 1980 लेके 1990 तक इनके 2 प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी जी रही, राजीव गांधी जी रहे, उन्होंने इस रिपोर्ट को बंद रखा। जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार बनी, राजेंद्र जी थोड़ा नोट कीजिए, जो सरकार थी वीपी सिंह जी की वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी और उसी ने देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की। तो आपको ओबीसी के बारे में, दलितों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आपने बात की, लेकिन राजेंद्र जी सवाल ये भी उठ रहा है कि उसी दौर पर ही और उसी के इर्द गिर्द पूरी चीजें घूम रही हैं कि क्या बीजेपी ने किया, क्या कांग्रेस ने किया, और इसलिए सवाल बीजेपी भी वही उठा रही, कांग्रेस भी वो उठा रही। लेकिन उससे आगे बढ़ेकर हम पिछले 70 सालों की बात करें, कई बार वक्त के साथ बदलाव भी होता है, विचार भी बदलते हैं। कभी अगर आपने कुछ गलत किया तो कभी बेहतर करने की कोशिश भी होती किसी भी पार्टी के लिए। क्या वाकई में कांग्रेस ने आगे अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि कभी सम्मान नहीं दिया, कभी कुछ बेहतर करने की कोशिश नहीं की, दलित समाज जिसके उत्थान की बात तो हर कोई करता है और इसी मुद्दे को लेकर ही आमने सामने है, दोनों के बीच में कंपटीशन है। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लेकर बात कर रही हूं, लेकिन इसमें फायदा क्या, कुछ लाभ दलित समाज को मिल रहा है? निश्चित रूप से बाबा साहब ने जब देश का संविधान बनाया और उसके बाद में 1951 के अंदर, 52 के अंदर जिस तरीके से 15(4) के तहत अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया, तो राजनीतिक और सामाजिक आरक्षण दोनों दिया। आप समझिए कि अगर ये लोग इस विचारधारा के लोग होते तो इसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते, हम संविधान की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज ये बार बार बोलते हैं क्योंकि संविधान सभा के अंदर 299 में से 208 सदस्य हमारे थे, 70 सदस्य रियासत के थे और 21 सदस्य थे जिसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बाबा साहब आते थे। अब देखिए 17 सितंबर 1951 को करपात्री महाराज के नेतृत्व में, स्वामी करपात्री जी के नेतृत्व में आरएसएस के और तमाम जो ये रूढ़िवादी संगठन थे, उन्होंने संसद के बाहर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। सुनिए, उससे बाबा साहब इतने आर्ट थे। देखिए, मैं चैप्टर को यहीं क्लोज करना चाहता हूं। सुनिए, मैं इस चैप्टर को यहीं क्लोज करना चाहता हूं कि बाबा साहब के इस्तीफे को लेकर जिस तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वामी करपात्री महाराज थे जो उन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। आरएसएस था, जनसंघ था या हिंदू महासभा थी, तमाम लोग थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल को लागू नहीं होने दिया। वही एकमात्र कारण बाबा साहब का कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने का कारण था। ठीक है योगेंद्र जी, एक अहम सवाल है कि आखिर क्या वजह कि 1990 तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं श्वेता कि भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और कांग्रेस की रीति नीति ये रही कि कांग्रेस जब तक शासन में रही है, कांग्रेस हो सकता है इसका बुरा माने, लेकिन तब तक जो नेहरू परिवार है उसके अलावा बहुत कुछ देखने की उन्होंने कोशिश नहीं की और उसका खामियाजा उन्होंने भुगता है। तो ये सत्य है कि अंबेडकर साहब को बहुत पहले मिलना चाहिए था सम्मान, और ये भी सत्य है कि सम्मान। और अगर वो सवाल सामने रखकर आज अंबेडकर के सम्मान की बात कांग्रेस करती है तो कितनी गंभीरता से इसे आम जनता ले या दलित समाज ले कि वाकई में आप हितैषी हैं? मैंने कहा ना श्वेता कि जो कांग्रेस पे अगर उनके सम्मान की बात कर रही है तो उसके पीछे वोट बैंक है, और भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ी सी अगर कहीं परेशान है तो उसके पीछे मूलतः वोट बैंक है। और जहां तक सवाल देखिए हो क्या रहा है, जैसा अभी स्वर्णिम जी ने एक डेटा बताया, बहुत अच्छा किया उन्होंने डेटा बताया। मुझे तो लगता है कि इसी तरह के डेटा में बात करनी चाहिए दोनों पार्टियों को कि हमने 55 साल में दलितों को क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। अब अपमान की अगर बात करें 1954 की आप बात कर रहे हैं कि अंबेडकर साहब को हराने के लिए कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन एक पहलू आप और नहीं देख रहे हैं, महासभा ने भी खड़ा किया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, राम राज्य परिषद, राम राज्य परिषद ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था जो कि
भारतीय जनता तो पार्टी। ऐसे में तो इसका मतलब ये निकले कि दोनों ही तैयार खड़े थे उनको हराने हाँ, के लिए। वही मैं कह रहा हूँ, दोनों फिर हितैषी कोई कैसे हराया हुआ वहां पर। तो इसलिए हितैषी तो तब होता है कि आप कहते कि नहीं, हम अम्बेडकर के सामने हम कैंडिडेट ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। श्वेता जी, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इस देश के अंदर संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही पसंद से ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया। आपको मैंने बताया कि 208 सदस्य हमारे थे 299 में से। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, उसके बाद में सामाजिक और राजनीतिक आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण और राजनीतिक दलों में आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया। और इन्होंने तो आरक्षण की समीक्षा करने के लिए आयोग तक बना दिया, आयोग तक बनाया था। आपने 2000 में आयोग बनाया। जवाब लेने दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ आशीष जी, जिस तरह से कांग्रेस ने जो देश का निर्माण हुआ उसमें सारा योगदान नेहरू जी को दिया जा रहा है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे आपके चैनल में संविधान बनाने की पूरा श्रेय भी नेहरू जी को दे रहे हैं। अरे आप हिम्मत तो बोलिए ना कि अंबेडकर जी का योगदान नहीं था, बोलिए यहाँ पे। अगर हिम्मत है तो बोलिए कि सारा नेहरू जी ने किया है, बोलिए ना। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने, अरे बोलिए ना, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने की बात की है आशीष जी। मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने की बात की है, वही उसका सबसे बड़ा श्रेय है। आशीष जी, राजेंद्र योगेन जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कांग्रेस सवाल उठा रही है, बीजेपी पलटवार कर रही है, अंबेडकर का नाम है, मुद्दा है और सियासी संग्राम भी यहां पर जारी है। सवाल ये उठते कि इसमें विराम कब लगेगा, कब इस पर फुल स्टॉप लगेगा, कब वाकई में अपमान सम्मान से ऊपर उठकर अंबेडकर ने जो कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे उस पर पार्टियां आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे, या फिर जो दलित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके उत्थान पर सोचा जाएगा, उस पर कुछ अहम योजना और फैसले लिए जाएंगे, या वाकई में सिर्फ वोट बैंक के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। तब तो मुश्किल है कि यहां पर इसे कोई बुझने देगा इस आग को, बल्कि इसे चिंगारी बनाकर रखेंगे, क्योंकि चुनाव होते रहेंगे, वोट बैंक यहां पर दलित समाज बना रहेगा और फायदा दोनों ही पार्टियों को है, क्योंकि चुनाव में राजनीति में सिर्फ जीत हार मायने रखती है, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।